नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो आपके पास में लेके आते हैं। उससे रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है उन सबको हम दूर करते हैं और उस टॉपिक को जो है हम क्रिस्टल क्लियर करके जो है वो पढ़ते हैं, ताकि एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वहां पे हमारे पास में गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। सबसे पहले उन बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कल की क्लास के बारे में जो है वो टेलीग्राम पे कमेंट किया, पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट किया और बताया कि सर कल की क्लास लंबी जरूर थी लेकिन बहुत अच्छी थी और सारे डाउट जो है वो हमारे पास में क्लियर हो चुके हैं। तो दोस्तों, एक टीचर के लिए ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, या कहें कि सबसे अच्छी चीज होती है कि जो उसने मेहनत की है वो बच्चों को पसंद आई है। और क्या ही चाहिए भाई, जो हम मेहनत कर रहे हैं, रोज सुबह 7 बजे आपके पास में क्लास लेके आते हैं, देन उसके बारे में चर्चा होती है, कंटिन्यूस हम चला रहे हैं। 1 जनवरी 2025 से हमने शुरुआत की है, देन ये भी वादा किया है कि हम पूरे साल इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जब वो क्लास हम कर रहे हैं और वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो इससे बड़ी चीज क्या ही है। तो चलो, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो बच्चों को अच्छी लगी, कमेंट नहीं कर पाए, उनको भी जो है वो इस चीज के लिए बधाइयां। और इसी कड़ी में हमारे पास में आज का टॉपिक रह जाएगा दोस्तों, मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस जो है वो हमारे पास में थोड़ा सा जो है वो अटपटा टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे जो है उसको स्किप कर देते हैं। होते ना कई बार जो है वो नोट इंपोर्टेंट करके, या ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है या कुछ थोड़ा सा टफ होने की वजह से जो है वो उसको छोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो हमने बुलेट सीरीज के अंदर भी लिया, लेकिन उसमें कंफ्यूजन हमेशा ही बना रहता है। हमारी क्लास के बाद में नहीं बनेगा। अगर जिसने बच्चे ने वो क्लास कर ली है उसको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं बनेगा कि टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, सेकंड कौन सी होती है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ क्या होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन जिसने नहीं ली है या जिन बच्चों ने उस क्लास से पहले तक जो हो उनको कंफ्यूजन बना हुआ था, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों को बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन होता है, इसकी वजह से छोड़ देते हैं या नोट इंपोर्टेंट करके जो है वो छोड़ देते हैं, लेकिन एग्जाम में वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो मास्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड भी जो हो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। 1 बाय 1 करके लेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो मास्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड इसके डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, देन उसकी पैथोफिजियोलॉजी की एग्जैक्ट में जो हो मास्थेनिया ग्रेविस के अंदर जो हो वो होता क्या है, कारण क्या है मास्थेनिया ग्रेविस में जो है वो हमारे पास में, या मास्थेनिया ग्रेविस में जो है वो क्या डिजीज होती है जिसकी वजह से ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती है। देन उसके बाद में जो इसके साइन सिम्टम्स है उससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया। इवन मैं कहूं टॉयसिस, ठीक है, एक मेन साइन सिम्टम्स है हमारे पास में टॉयसिस, जिसमें हमारे पास में आईलेट्स है वो नीचे रह जाती है। जैसे आईलेट्स ऐसे हो जाएगी, एक आंख पूरी खुली और ये जो है वो ड्रॉपिंग ऑफ आईलेट्स, ये ऊपर नहीं उठ पाएगी। जैसे हमारे पास में आईलेट्स है बिल्कुल ऊपर उठ रही है, हम ब्लिंक भी कर रहे हैं लेकिन उसके बाद वापस ऊपर उठ जाती है। लेकिन मास्थेनिया ग्रेविस के अंदर जो है वो टॉयसिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास में ये जो है वो बिल्कुल आईलेट जो है वो नीचे हो जाती है। तो टॉयसिस इज मेन साइन सिम्टम्स ऑफ, ये क्वेश्चन कम से कम 20 से 25 बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर साइन सिम्टम्स से रिलेटेड भी जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद हम इसका जो है वो टेस्ट, ठीक है, टेस्ट भी टॉन्सिलिन टेस्ट बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको कहूं काफी हद तक, इवन आज तक भी जो है वो टॉन्सिलिन टेस्ट के बारे में पूछा जाता है। जैसे हमारे पास में विडाल टेस्ट होता है, वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट होता है, वैसे हमारे पास में टॉन्सिलिन टेस्ट जो है वो हम मास्थेनिया ग्रेविस के अंदर करते हैं। तो कहां से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इन सबको हम 1 बाय 1 करके लेके चलेंगे, पूरा डिटेल से जो है स्टडी करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डेफिनेशन की, कि मास्थेनिया ग्रेविस जो है वो क्या चीज है। ठीक है, तो मास्थेनिया ग्रेविस की अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बात करूं, ठीक है, पहले देसी भाषा में बात कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में जो है वो बात कर लेते हैं। तो मास्थेनिया ग्रेविस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अब देखो ऑलरेडी हमने जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज और हाइपर सेंसिटिविटी की जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर पढ़ा चुके हैं। यानी कि ऑटो इम्यून क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है और इम्यूनिटी क्या होता है, ये तीनों टर्म्स जो है मैंने आपको बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। तो जिन्होंने क्लास ली है उनको ऑटो इम्यून के बारे में अच्छी तरीके से पता है, नहीं ली है तो आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ही बता पाऊंगा, आगे बाकी चीजें नहीं बता पाऊंगा। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, इम्यून का मतलब होता है इम्यूनिटी, यानी कि हमारी बॉडी के खुद के जो ऑर्गन्स होते हैं या खुद की जो है वो सेल्स होती है, उन्हीं के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बन जाती है उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑटो इम्यून। ठीक है, जैसे हमारे देश के फौजी हैं, सेम अपने लोगों को ही मारने लग जाएं
वो हमारे पास में क्या कहलाता है दोस्तों, ऑटो इम्यून कहलाता है। ठीक है, हालांकि मारते नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी हमारे टिश्यू सेल्स या हमारे जो है प्रोटीन को जो है वो डैमेज करने लग जाए, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑटो इम्यून। तो मास्थेनिया ग्रेविस जो है वो हमारे पास में एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जो बेसिकली किसको डिस्ट्रॉय करती है, एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करती है। एसिटाइल कोलिन क्या है दोस्तों, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है कि कोई भी इंपल्स एक नर्व से दूसरे नर्व में जाती है। अब ये ऐसा तो नहीं है कि पूरी बॉडी के अंदर एक ही नर्व है, भाई एक ही तो नहीं है कि पूरी बॉडी के अंदर एक ही नर्व है। अगर एक ही नर्व होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो लाखों करोड़ों की संख्या में जो है वो नर्व होती है। ठीक है, तो एक नर्व का एंडिंग पॉइंट होता है, दूसरी नर्व का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो जो एक नर्व का एंडिंग पॉइंट है, दूसरी नर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है, उनके बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, या जिसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसको बोलते हैं। तो उनके बीच में जो ट्रांसमिशन होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन यहां से आगे तक जाएगी, तो जो ट्रांसमिशन होता है वो ट्रांसमिशन हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर लेके जाते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, डोपामिन हो गया है, देन गाबा हो गया, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, ये सारे के सारे एसिटाइल कोलिन हो गया, ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है कि मास्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, यानी कि हमारे ही जो है वो सेल्स या टिश्यू या हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर उनको जो है वो डैमेज करती है। और ये बेसिकली मास्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती है जो कि हमारे पास में जो न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन सा, एसिटाइल कोलिन, उसको ही जो है वो डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो वॉलेंट्री मसल्स है। अब वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है, मसल्स 3 प्रकार की होती है, ये भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर पढ़ा रखा है। कौन कौन सी मसल्स होती है, एक स्केलेटल मसल्स होती है, एक स्मूथ मसल्स होती है, एक कार्डियक मसल्स होती है। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स ये तो होती है इनवॉलेंट्री टाइप की, और स्केलेटल मसल्स है वो वॉलेंट्री टाइप की होती है। तो एसिटाइल कोलिन जो है वो स्केलेटल मसल्स या हम कहें वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है। अब मुझे बताओ कि एसिटाइल कोलिन डैमेज हो रहा है तो कौन सी मसल्स इफेक्ट होगी, वॉलेंट्री मसल्स इंपैक्ट होगी। ठीक है, तो मास्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन है, उसी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसकी वजह से जो वॉलेंट्री मसल्स है, ठीक है, या जो स्केलेटल मसल्स है उनमें वीकनेस आ जाएगी। अब स्केलेटल मसल्स में वीकनेस आएगी तो जैसे मैं इस पेन को यहां होल्ड करना चाह रहा हूं, ये मेरे स्केलेटल मसल्स का जो है वो काम है। इसको मैं इससे पकड़ना चाहूं, ये भी स्केलेटल मसल्स का काम है। तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मास्थेनिया ग्रेविस। आई थिंक अब आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। तो वही चीज मैं कहता हूं दोस्तों कि पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो, जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। किसी भी चीज को रटो मत, रटी हुई चीजें कोई काम की नहीं रहती है, और रटी हुई चीजों का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपके पास में जो भी एग्जाम आने वाले हैं वो सारे के कम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें सब में जो है वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो फिर रटने की क्या जरूरत है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पे ले लेते हैं। डेफिनेशन है, मास्थेनिया ग्रेविस इज ए क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मास्थेनिया ग्रेविस इज क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच एंटीबॉडीज ब्लॉक और डिस्ट्रॉय एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिजल्टिंग ए वीकनेस ऑफ वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल्स वीकनेस। वही चीज, मास्थेनिया ग्रेविस जो है वो एक क्रोनिक मतलब लगातार लंबे समय तक, ठीक है, लगातार, ऑटो इम्यून का मतलब हो गया सेल्फ डिस्ट्रॉयड डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो क्रोनिक लगातार होने वाली सेल्फ डिस्ट्रॉयड जो है वो डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी जो है वो या तो ब्लॉक कर देती है या डिस्ट्रॉय कर देती है, या तो ब्लॉक कर देगी या डिस्ट्रॉय कर देगी। किसको, एसीटीएच, एसिटाइल कोलिन को जो है वो डिसऑर्डर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है उसको डिसऑर्डर कर देंगे। और एसिटाइल कोलिन जो है वो क्या है दोस्तों, हमारे पास में ये जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वीकनेस होगी। और वीकनेस किसके अंदर होगी दोस्तों, वॉलेंट्री मसल्स यानी कि स्केलेटल मसल्स के अंदर जो है वो वीकनेस होगी। ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है। यहां पे मैकेनिज्म समझ लीजिए, ये हमारे पास में एक नर्व है, जैसे ये हमारे पास में एक नर्व है और ये हमारे पास में जो है वो मसल्स फाइबर है। ठीक है, ये मसल्स फाइबर है और ये मसल्स, ये यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हो दोस्तों, ये नर्व का जो है वो एंडिंग पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे आप चीजें देख रहे हो, ठीक है, जैसे ये छोटी छोटी वेसिकल्स है, यहाँ पे
न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल कोलिन होता है। गाबा होता है, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड होता है, ठीक है, डोपामिन होता है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर में एक हो गया एसिटाइल कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर ये आ गए, ये एसिटाइल कोलिन को जो है वो चूज करने वाले, यानी कि ये जो है वो रिसेप्टर है, ठीक है, ये रिसेप्टर है एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन को रिसेप्ट करने वाले रिसेप्टर हैं। तो ये इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये एसिटाइल कोलिन किसी काम के नहीं रहेंगे। भाई एक बात बताइए कि जब हमारे पास में ताला चाबी वाला सिस्टम है, ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, ये एसिटाइल है, ये एसिटाइल इसी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे जाके ही अटैच होगा। जिस ताले की जो चाबी होती है वो उसी से खुलता है, ठीक उसी तरीके से ये जो रिसेप्टर है वहां पे ये एसिटाइल कोलिन जो है वो अटैच होगा। अब ये रिसेप्टर डैमेज हो चुके हैं, ताला डैमेज हो चुके हैं, तो फिर की किस काम की, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये यहाँ पे रिसेप्टर डैमेज हो जाएंगे ऑटो इम्यूनिटी के कारण, और उसकी वजह से मसल्स वीकनेस हो जाएगी, स्केलेटल मसल्स में जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ईटियोलॉजी, यानी कि क्या क्या कोजेज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों कि एग्जैक्ट ईटियोलॉजी जो है वो अननोन है, ठीक है, कि मास्थेनिया ग्रेविस इसी की वजह से होता है। जैसे सीओपीडी स्मोकिंग की वजह से होता है, हमें पता है, अच्छी बात है, ठीक है। देन हर एक डिजीज का कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर जो है वो रीजन होता है, लेकिन ऑटो हमारे पास में ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है या हम कहें मास्थेनिया ग्रेविस, एग्जैक्ट रीजन जो है वो नहीं है। हाँ, ऑटो इम्यून रिएक्शन जैसे बॉडी इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस करने लग जाएगी एंटीबॉडी, जिसकी वजह से हो जाएगा, लेकिन वो एंटीबॉडीज क्यों प्रोड्यूस करिए इसका मीनिंग हम जो है वो नहीं लगाते, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है वो डैमेज होते हैं, या मसल्स स्पेसिफिक काइनेज जिसको हम मस्क कहते हैं, मसल्स स्पेसिफिक काइनेज, ये दोनों डैमेज हो जाएंगे। क्या चीज, या तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर या मसल्स स्पेसिफिक काइनेज, ये जो है वो दोनों जो है वो डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, मास्थेनिया ग्रेविस हो जाएगा। अदर कुछ प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर हमारे पास में थाइमस ग्लैंड में एबनॉर्मलिटी आ गई। आपको पता है थाइमस ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है, वेरी गुड, थाइमस ग्लैंड ये हमारे पास में जो है वो दोस्तों लंग्स है, ठीक है, ये हमारे पास में दो लंग्स है, ये लंग्स हो गए, इन लंग्स के बीच में जो है वो हमारे पास में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एक छोटी सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। और ये थाइमस ग्लैंड के बारे में भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एज के साथ जो है वो डिसअपियर हो जाती है, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये ग्लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ये थाइमस ग्लैंड है, ठीक है। और इवन थाइमस ग्लैंड के बारे में ये भी जो है वो कहा गया है कि अगर थाइमस ग्लैंड हमारे पास में डैमेज ना हो तो हम कभी भी बूढ़े ना हो। और आपने देखा होगा कि दो प्रकार के जो है हमारे पास में लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स होती है, एक बी लिम्फोसाइट्स होती है, ठीक है, एक टी लिम्फोसाइट्स होती है, एक जो है वो बी लिम्फोसाइट होती है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट जो है वो बोन मेरो में डेवलप होती है, टी लिम्फोसाइट जो है वो थाइमस में होती है। तो ये टी लिम्फोसाइट यहीं पे जो है वो डेवलप होती है, यानी कि इनकी ट्रेनिंग जो है वो यहीं पे होती है। तो बेसिकली डायरेक्ट तो कोज नहीं करते, लेकिन अगर थाइमस ग्लैंड में एबनॉर्मलिटी है तो फिर हमारे पास में चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी क्लाइंट में मास्थेनिया ग्रेविस होने की वजह, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड एबनॉर्मलिटी, जैसे थाइमिक्स हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, थाइमस ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो गया, थाइमस ग्लैंड जो हो बढ़ जाएगी, या थाइमो इन द सेंस ट्यूमर ऑफ थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड का अगर ट्यूमर हो जाएगा जिसको बोलते हैं थाइमो हो जाएगा, थाइमोमा हो जाएगा, या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग हो जाएगा, यानी कि एन कैन कुल मिला के हम कहें कि थाइमस ग्लैंड में जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी तो मास्थेनिया ग्रेविस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये 100% नहीं है, चांसेस जो है वो जरूर बढ़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि डिजीज हमारे पास में किस तरीके से जो है वो अकर होती है। तो डिजीज का बेसिकली मैंने आपको जो है वो सीधा सीधा बता दिया है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जो है वो नर्व एंडिंग होती है, वहां पे रिलीज होता है और रिसेप्टर से बाइंड होता है, ठीक है। तो मसल्स जो है वहां पे हमारे पास में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होता है। अब वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है वो डैमेज हो जाएगा, यानी कि ताला जो है वो डैमेज हो जाएगा, तो फिर चाबी किस काम की, ठीक है। और जब ताला डैमेज हो जाएगा, चाबी किसी काम की नहीं है, तो वहां पे हमारे पास में जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा, मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा और मसल्स वीकनेस हो जाएगी। और मसल्स भी कौन सी, वॉलेंट्री वाली। अब वॉलेंट्री वाली हमारे पास में एक ही होती है, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। अगर इनवॉलेंट्री वाली प्रॉब्लम आती तो हमारे पास में दो होती, स्मूथ और कार्डियक।
ठीक है, तो देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, बहुत ईजी है, वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। नॉर्मली एसिटाइलकोलिन इज रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग टू बाइंड रिसेप्टर टू द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एसिटाइलकोलिन जो है वो कहां से रिलीज होता है, जो नर्व एंडिंग होती है वहां से, जो कि बाइंड होता है मसल्स के पास में कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इन एमजी, इन मास्थेनिया ग्रेविस, ऑटो एंटीबॉडीज ब्लॉक और डिस्ट्रॉय द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, यानी कि जो इन मास्थेनिया ग्रेविस में जो ऑटो एंटीबॉडीज थी वो क्या करेगी, जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है उसको डैमेज कर देगी। ठीक है, इसको डैमेज कर देगी, जिसकी वजह से हमारे पास में ये क्या होगा कि जो नॉर्मल मसल्स कम्युनिकेशन है वो खत्म हो जाएगा। प्रिवेंटिंग मतलब हट जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो जो नॉर्मल मसल्स कम्युनिकेशन है वो हट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस रिजल्ट इन वीक एंड फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से मसल्स वीकनेस हो जाएगी, या हम कहें कि जो हमारे पास में वॉलेंट्री मसल्स है, या हम कहें दोस्तों कि जो हमारे पास में स्केलेटल मसल्स है उसकी वीकनेस हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप, यानी कि मास्थेनिया ग्रेविस जो है वो कितने टाइप का होता है। तो मास्थेनिया ग्रेविस जो बेसिकली जो है वो हम 3 टाइप का पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेकर रहे हैं तो ओकुलर मास्थेनिया ग्रेविस। ओकुलर मास्थेनिया ग्रेविस इन द सेंस कि आंखों पे होने वाला जो मास्थेनिया ग्रेविस है उसको हम बोलते हैं ओकुलर मास्थेनिया ग्रेविस। ये बेसिकली अफेक्टेड ओनली आइज, यानी कि मास्थेनिया ग्रेविस होता है और ये बेसिकली जो है वो सिर्फ और सिर्फ आइज पे जो है वो अटैक करता है। इसमें हमारे पास में टोइसिस, PTOIS टोइसिस एंड डिप्लोपिया, ठीक है, ये 2 मेन साइन सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। टोइसिस तो क्या होता है दोस्तों, टोइसिस तो होता है हमारे पास में आईलेट्स, ड्रॉपिंग ऑफ आईलेट्स, ड्रॉपिंग ऑफ आईलेट्स। ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जैसे इस तरीके से एक आंख खुली रहेगी, एक आंख, जो आंख है ये जो हमारे पास में आईलेट्स है, बेसिकली हम ब्लिंक भी करते हैं तो भी आईलेट्स वापस खुल जाती है। ठीक है, ऐसे करते हैं वापस से खुल जाती है, लेकिन अगर मास्थेनिया ग्रेविस हो गया तो ये बंदी हो जाएगा, ये फाटक, ये ढक्कन, ये किवाड़ जो है वो बंदी रह जाएगा, जिसको बोलते हैं टोइसिस। नेक्स्ट डिप्लोपिया, डिप्लोपिया से कोई भी चीज जो है वो 2 दिखाई देगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिप्लोपिया। ठीक है, जैसे सामने से एक आदमी आ रहा है और हमें दिखाई कितने देंगे दोस्तों, 2 दिखाई देंगे, जिसको हम बोलते हैं डिप्लोपिया। और ये कंडीशन कहलाती है ओकुलर मास्थेनिया ग्रेविस, यानी कि मास्थेनिया ग्रेविस है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किस पे इंपैक्ट डाल रहा है, किस पे इफेक्ट डाल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आई पे इफेक्ट डाल रहा है, उसको हम बोलते हैं ओकुलर मास्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में जनरलाइज मास्थेनिया ग्रेविस। जनरलाइज मास्थेनिया ग्रेविस इन द सेंस पूरी बॉडी पे, यानी कि इन्वॉल्व लिम्ब, नेक, रेस्पिरेटरी एंड बल्बर मसल्स, यानी कि मास्थेनिया ग्रेविस होगा वो पूरी बॉडी पे जो है वो अफेक्ट डालेगा। अब पूरी बॉडी पे, होल बॉडी इन द सेंस कि ये हमारी पूरी बॉडी को जो है वो अफेक्टेड करता है। पहले वाला तो था हमारे सिर्फ और सिर्फ जो है वो ओकुलर था, यानी कि आई को ही जो है वो इंपैक्ट कर रहा था, लेकिन ये हमारे पास में पूरी बॉडी को कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व लिम्ब इन्वॉल्व होती है, नेक इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेटरी और बल्बर मसल जो है वो इन्वॉल्व होती है। अब लिम्ब में इन्वॉल्व होगा तो हमारे पास में बताया कि लिम्ब का तो बेसिकली मेजर काम ही जो है वो स्केलेटल मसल्स के द्वारा होता है, तो पैरालिसिस वाली कंडीशन आ जाएगी। नेक में होगा तो नेक मूवमेंट वगैरह जो है वो नहीं हो पाएगा। रेस्पिरेटरी होगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाएगी। जनरलाइज इन द सेंस ओकुलर को छोड़ के, ऊपर वाले इस एरिया को छोड़ के बाकी वाला जो भी बचा वो जनरलाइज मास्थेनिया ग्रेविस के अंदर जो है वो आएगा, जिसके अंदर हमारे पास में स्केलेटल मसल्स या हम कहें कि जो हमारे पास में वॉलेंट्री मसल्स है वहां पे सारी चीजों की जो है वो प्रॉब्लम आएगी, जिसको हम जनरलाइज मास्थेनिया ग्रेविस के नाम से जो है वो जानते हैं। थर्ड आ जाता है हमारे पास में कंजेनाइटल मास्थेनिया ग्रेविस। कंजेनाइटल का मीनिंग हो गया दोस्तों, कंजेनाइट का मीनिंग होगा बाई बर्थ, यानी कि कोई भी चीज जन्म के समय से है उसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल। ठीक है, हालांकि कंजेनाइटल के बारे में हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। कंजेनाइटल रेस्पिरेटरी डिजीज हम पढ़ चुके हैं, कंजेनाइटल कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हम बुलेट सीरीज के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये कंजेनाइटल का मतलब है बाई बर्थ। बाई बर्थ या हिंदी में अगर हम बात करें जन्मजात, यानी कि जन्म के समय ही कोई चीज प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं कंजेनाइटल। तो कंजेनाइटल मास्थेनिया सिंड्रोम क्या होता है, ये बेसिकली जेनेटिक होता है, न कि ऑटो इम्यून। अब तक आपने देखा पढ़ा कि मास्थेनिया ग्रेविस क्या है दोस्तों, एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि बॉडी के अंदर हमारी बॉडी खुद से ऐसे एंटीबॉडीज बनाएगी जो कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को डैमेज कर देगी। लेकिन ये जो है वो ऑटो इम्यून नहीं होता, ये जेनेटिक होता है। जेनेटिक कैसे, बच्चा जो माँ के पेट में पल रहा होता है उसी टाइम पे क्या होता है कि कुछ ऐसे ट्रांसमीटर होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमारे पास में एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को डैमेज कर देगी, यानी कि बच्चा खुद से एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा ही कुछ ऐसी चीजें आएगी जिसकी वजह से हमारे पास में जो है वो
एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है वो डैमेज हो जाएंगे, बच्चा खुद नहीं बनाएगा। तो जब बच्चा खुद नहीं बना रहा तो हम उसको ऑटो इम्यून भी नहीं कह सकते। तो ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा टाइप है मास्थेनिया ग्रेविस का जो कि ऑटो इम्यून नहीं होता है। तो उसमें आपका आंसर जाएगा कंजेनाइटल मास्थेनिया सिंड्रोम जो है वो टाइप है जो कि ऑटो इम्यून नहीं होता है, जेनेटिक होता है। या आपसे पूछ सकते हैं कौन सा ऐसा टाइप है जो जेनेटिक होता है, तो कंजेनाइटल मास्थेनिया सिंड्रोम जो है वो जेनेटिक होता है। क्लियर? क्यों होता है जेनेटिक? क्योंकि बच्चा जब पैदा हो गया तो बच्चे के खुद के शरीर ने जो है वो एंटीबॉडीज नहीं बनाई है अगेंस्ट वाली, वो तो मां से ही कलेक्ट करके आया है, तो बच्चे ने खुद ने नहीं बनाई तो ऑटो इम्यून नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट आ जाता है नियोनेंटल मास्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, नियोनेंटल मास्थेनिया ग्रेविस का मतलब हो गया जन्म के समय, यानी कि बच्चा जब नियोनेंट, आपको पता है नियोनेंट क्या होता है दोस्तों? नियोनेंट होता है 0 से लेके 28 दिन का जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं नियोनेंट। ये भी दो टाइप का हो गया हमारे पास में। 0 से 7 डेज का जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं अर्ली नियोनेंट। ठीक है, और उसके बाद में 7 से लेके 28 दिन का जो बच्चा होता है, 1 महीना भी कह सकते हैं राउंड फिगर में इसको, जब बच्चा होता है उसको बोलते हैं लेट नियोनेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है हमारे पास में नियोनेंटल मास्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, ये टेम्परेरी कंडीशन आती है मास्थेनिया ग्रेविस की जो कि बच्चों में देखने को मिलती है। और ये अफेक्टेड मदर्स, यानी कि जो मदर मास्थेनिया ग्रेविस से सफर कर चुकी है उनके बच्चों में जो है वो ये मास्थेनिया ग्रेविस देखने वाला मिलता है, लेकिन ये टेम्परेरी टाइप का होता है। ठीक है, यानी कि जब बच्चा 2, 4, 5, 7 दिन का होता है उसमें मास्थेनिया ग्रेविस वाले साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बच्चा जैसे जैसे ग्रो कर जाएगा, ठीक है, 2 महीने 6 महीने उसके बाद सारी चीजें जो है वो रिकवर हो जाएगी, उसको बोलते हैं नियोनेंटल मास्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि नियोनेंटल मास्थेनिया ग्रेविस न्यूबॉर्न बच्चों में प्रेजेंट होता है, 0 से लेकर 28 दिन के बच्चों में देखने को बेसिकली मिलता है, इसलिए इसको नियोनेंटल मास्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। और ये बेसिकली टेम्परेरी बेस का होता है और ये उनमें देखने को मिलता है जिनकी मदर जो है वो मास्थेनिया ग्रेविस से जो है वो सफर कर चुकी है। तो ये 4 प्रकार के मास्थेनिया ग्रेविस है, चारों से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं। सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले ऑप्थेल्मिक जिसमें टॉयसिस और डिप्लोपिया देखने को मिलता है, सबसे मोस्ट कॉमन है। सेकंड जनरलाइज मास्थेनिया ग्रेविस, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। तीसरा हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कंजेनाइटल मास्थेनिया सिंड्रोम, जो जन्मजात होता है, बाय बर्थ होता है। और चौथा हो गया नियोनेंटल मास्थेनिया ग्रेविस जो कि नियोनेंट में देखने को मिलता है, टेम्परेरी बेस का होता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर इन द सेंस कि अब मास्थेनिया ग्रेविस की पहली बात तो ईटियोलॉजी ही इतनी स्पेसिफिक नहीं है कि हम बता सके कि इसकी वजह से जो हो मास्थेनिया ग्रेविस हो रहा है, तो ईटियोलॉजी तो कैसे ही जो है वो क्लियर हो पाएगी। वैसे भी ईटियोलॉजी जो है वो हमारे पास में एग्जैक्ट कोज होता है, रिस्क फैक्टर इन द सेंस वो इस चीज को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों अगर हम एज की बात करें तो बेसिकली ये 20 से 40 साल की उम्र में वुमन में दिखाई देगा और 60 से 80 साल जो है वो बेसिकली मेल में दिखाई देगा। सॉरी, हाँ, मेल के अंदर जो है वो 60 से 80 साल में ज्यादा देखने को मिलता है, वुमेन में जो है वो 20 से 40 साल में देखने को मिलता है, यानी कि वुमेन में जो है वो जल्दी अपीयर हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें फीमेल जेंडर में जो है ज्यादा देखने को मिलता है यंगर ऑनसेट। ठीक है, यंगर आपको पता है 20 से 40 से यंगर ऑनसेट में जो है ज्यादा देखने को मिलता है। अगर किसी को और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जैसे कि एसएलई, सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटस या थायराइडाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, अगर ये ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे पास में कि उनको जो है वो मास्थेनिया ग्रेविस जो है वो होने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। किसी भी फैमिली में जो है वो किसी भी प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है तो वहां पे भी हमारे पास में जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि इनको मास्थेनिया ग्रेविस जो है वो होने की संभावना इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर है जो हमें मास्थेनिया ग्रेविस के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल फीचर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स को ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल फीचर्स या साइन सिम्टम्स की बात करें तो मोस्ट साइन सिम्टम्स रोड्स एंड एक्टिविटी इंप्रूव विद द रेस्ट। देखो ध्यान से, मोस्ट सिम्टम्स जो है वो अगर एक्टिविटी करोगे तो उसके बाद में जो है वो आपको दिखाई देंगे एंड जैसे रेस्ट करोगे तो वो जो है वो इंप्रूव होंगे, ठीक हो जाएंगे। अर्ली सिम्टम्स की बात करें तो टॉयसिस यानी कि ड्रॉपिंग आईलिड्स, मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। ठीक है, हम ब्लिंक करते हैं तो जैसे ब्लिंक करते हैं ऊपर उठते हैं आईलिड्स खुल जाती है, लेकिन मास्थेनिया ग्रेविस वाले में जो है वो आईलिड्स ओपन नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉपिंग आईलिड्स टॉयसिस। और ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। नेक्स्ट साइन सिम्टम्स क्या होता है दोस्तों? डिप्लोपिया। डिप्लोपिया मतलब डबल विजन, दो दिखाई देना। ठीक है, नेक्स्ट वीक
फेशियल एक्सप्रेशन मास्क लाइक फेस, यानी कि बिल्कुल स्लोली ऐसे एक्सप्रेशन होगा, हंसेंगे तब भी, गम होगा तो भी, तो फेस लाइक मास्क जो है वो दिखाई देगा। ये मास्थेनिया ग्रेविस में जो हो बेसिकली चीजें हमें अर्ली साइन सिम्टम्स में देखने को मिलती है। ध्यान रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया अर्ली साइन सिम्टम्स कौन से होते हैं, उसमें टॉयसिस ऑप्शन था, डिप्लोपिया था, फेस मास्क लाइक फेस था, और एक अदर कोई और चीज दे दी। तो आपको ध्यान रखना तीन तो है, कौन सा नहीं है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोग्रेसिव सिम्टम्स। प्रोग्रेसिव सिम्टम्स इन द सेंस कि ये तो थे अर्ली, लेकिन उसके बाद अगर इस पे भी ध्यान नहीं दिया गया और ट्रीटमेंट नहीं किया तो बाद में क्या क्या चीजें हो सकती है। तो जैसे जैसे कंडीशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिस्फेजिया चालू हो जाएगा। डिस्फेजिया इन द सेंस डिफिकल्टी स्वॉवलिंग, स्वॉवलिंग इन द सेंस जैसे मैं ऐसे निगल रहा हूं तो फिर खाना निगलने में जो है वो दिक्कत हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद डिस्ट्रेसिया, डिस्ट्रेसिया होता है स्लर्ड स्पीच, ठीक है, बोलेंगे तो ऐसे बोल के करके जो है वो समझ में नहीं आएगा, स्लर्ड स्पीच हो जाएगी, क्लियर कट जो है वो वॉइस नहीं निकलेगी, वर्ड टू वर्ड वॉइस जो है वो नहीं निकलेगी, जिसको बोलते हैं स्लर्ड स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट वीकनेस इन आर्म एंड लेग, वीकनेस हो जाएगी, ऑफकोर्स होगी, क्योंकि आपको पता है एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर जो है वो डैमेज हो जाएंगे और हमारे पास में जो स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, वो हमारे पास में काम नहीं करेगी। नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस, रेस्पिरेटरी मसल्स की जो है वो वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से इसको ये जो है वो मास्थेनिया क्राइसिस को जो है वो प्रोग्रेस करता है, और सबसे ज्यादा डेंजर साइन यही चीज हुआ होता है, ठीक है। तो जिस तरीके से जीबीएस में भी आपने देखा था कि वो रेस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस करवाता है, ठीक उसी तरीके से जो हमारे पास में मास्थेनिया ग्रेविस है वो भी रेस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस करवाएगा, और ये किसको आगे प्रोसीड करेगा, ये मास्थेनिया क्राइसिस को प्रोड्यूस करेगा, और ये जो है वो मोस्ट डेंजरस फॉर्म होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि मास्थेनिया ग्रेविस की सबसे डेंजर चीज क्या होती है, मास्थेनिया क्राइसिस। मास्थेनिया क्राइसिस क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों कि मास्थेनिया ग्रेविस का जो पेशेंट होता है, क्या है, मास्थेनिया ग्रेविस का जो पेशेंट होता है उसके अंदर हम एनी टाइम पे जो है वो वेंटिलेटर एक्टिव मोड में रखते हैं, क्या पता कब जो है वो जरूरत पड़ जाए, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। मास्थेनिया ग्रेविस हो गया, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन तो यही होगी मास्थेनिया क्राइसिस, जो हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। मास्थेनिया क्राइसिस को अभी अभी डिस्कस किया था, क्या हो गया कि ये सीधा सीधा जो है वो हमारे पास में रेस्पिरेटरी मसल्स को अटैक करेगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा मसल्स वीकनेस की वजह से, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू मसल्स वीकनेस, यानी कि मसल्स वीकनेस होगी, मसल्स वीकनेस होने की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, और वो जो रेस्पिरेटरी फेलियर है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसको हम मास्थेनिया क्राइसिस के नाम से जो है वो जानते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया इन द सेंस कि हम कोई चीज एस्पिरेट कर जाएंगे उसकी वजह से निमोनिया हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। और वो एस्पिरेशन निमोनिया क्या होगा, ड्यू टू डिस्फेजिया। डिस्फेजिया इन द सेंस जब कोई चीज हम सही तरीके से निगल नहीं पाएंगे तो वो हमारे पास में ईसोफेगस की बजाय ट्रेकिया में जो है वो चली जाएगी, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एस्पिरेशन निमोनिया। अब आपको पता है थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये देखो डिस्फेजिया हो जाएगा। अब डिस्फेजिया हो जाएगा तो स्वॉवलिंग में प्रॉब्लम है, स्वॉवलिंग में निगलने में दिक्कत आ रही है, तो निगलने में दिक्कत आ रही है तो वो सीधी जो है वो हमारे पास में ट्रेकिया में जा सकती है ईसोफेगस के बजाय, जिसकी वजह से एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट थायोमा। थायोमा क्या होता है दोस्तों, थायोमोमा होता है हमारे पास में थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर, यानी कि ट्यूमर ऑफ थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का जो है वो ट्यूमर हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे थायोमा। और लास्ट आ जाता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव देंगे उनका फिर एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा। एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों कि मास्थेनिया ग्रेविस ट्रीटमेंट के लिए हम जो है वो इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं, इम्यूनिटी को जो है वो डिक्रीज जो है वो किया जाता है सप्रेस करने के लिए। अब इम्यूनिटी अगर ज्यादा डिक्रीज होगी तो फिर पता है आपको इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, अदर इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा आ जाएंगे, तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स का जो है वो आ जाएगा। तो ये कुछ मेन कॉम्प्लिकेशन है जो हमें देखने को मिलती है। मास्थेनिया ग्रेविस हमारे पास क्राइसिस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम वेंटिलेटर एक्टिव मोड में जो है वो रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डायग्नोसिस।
किस तरीके से आप जो है इसका पता लगाओगे। डायग्नोसिस जो है इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। मैं कह रहा हूं मास्तीनिया ग्रेविस को हम इजी टॉपिक या हल्के में ले लेते हैं, जबकि ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। मास्तीनिया ग्रेविस को तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट और टॉप लेवल पे रखना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्नोसिस हम कराएंगे। डायग्नोसिस में हम करवाएंगे दोस्तों एंटी ACR एंटीबॉडी चेक करेंगे, एंटी मस्क एंटीबॉडी चेक करेंगे, यानी कि एंटी एसिटाइल कोलिन एंटीबॉडी चेक करेंगे और मस्कुलर सर्वे जो है वो चेक करेंगे। ठीक है, ये एंटीबॉडी जो है वो चेक करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, ठीक है, इसमें हम बोलते हैं इट्रोफिनियम या टॉन्सिलिन टेस्ट जो है वो करेंगे। ठीक है, एड्रोफिनियम या टॉन्सिलिन टेस्ट जो है वो क्या होता है, इसको पहले मैं बेसिकली समझा देता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। मान लीजिए किसी पर्सन को जो है मास्तीनिया ग्रेविस है, क्योंकि रटी रटाई चीजें आप जल्दी बोल जाओगे, इसलिए मैं पहले समझाता हूं फिर उस चीज को पढ़ते हैं। तो दोस्तों टॉन्सिलिन टेस्ट, पहले तो एग्जाम में पूछा था कि टॉन्सिलिन टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है। तो टॉन्सिलिन टेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है मास्तीनिया ग्रेविस में। अब इस टॉन्सिलिन टेस्ट में जो है वो क्या होता है उसको हम ले लेते हैं। तो इस टॉन्सिलिन टेस्ट में क्या होता है दोस्तों कि अगर किसी को जो है वो मास्तीनिया ग्रेविस है, ठीक है, तो जैसे आपने एंड्रोफिनियम दिया, जिसको हम टॉन्सिलिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, एंड्रोफिनियम दिया, इंजेक्ट किया। अब मान लीजिए मेरे को मास्तीनिया ग्रेविस है, अब मेरे को मास्तीनिया ग्रेविस है तो मेरी मसल्स वीकनेस है, ठीक है ना, स्केलेटल मसल्स काम नहीं कर रही है, इस पेन को मैं उठाना चाहूं तो उठा नहीं पाऊंगा या बहुत धीरे उठा पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को मास्तीनिया ग्रेविस है। तो फिर मेरे को एंड्रोफिनियम जो है वो दिया जाएगा। जैसे एंड्रोफिनियम दिया जाएगा मैं बिल्कुल तैयार हो जाऊंगा, तैयार इन द सेंस कि जैसे नॉर्मल पर्सन है वैसे हो जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल पर्सन है वैसे हो जाऊंगा इन द सेंस एंड्रोफिनियम है वो सीधा हमारे पास में एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को जाके ठीक कर देता है। अब जैसे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ठीक हो गया तो पता चल गया कि बीमारी कहां है। समझ में आ गया ना, आपको पता चल गया। लेकिन अगर मान लीजिए एंडोफ्रीनियम डाला, इंजेक्शन दिया, उसके बाद भी मेरे को कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो मेरे को मास्तीनिया ग्रेविस नहीं है, मेरे को पैरालिसिस है, लेकिन किसी और वजह से है, कोई और डिजीज हो सकती है, मास्तीनिया ग्रेविस नहीं हो सकता। मसल्स वीकनेस है, ठीक है, बिल्कुल वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो मास्तीनिया ग्रेविस नहीं है, मुझे कोई और डिजीज है। हमें तो यही पता लगाना है कि पर्सन को मास्तीनिया ग्रेविस है या नहीं है। तो मास्तीनिया ग्रेविस है या नहीं है, इसके लिए हम या तो क्या करते हैं, ACR एंटीबॉडी चेक करते हैं, एसिटाइल कोलिन, या मस्क एंटीबॉडी जो है वो चेक करते हैं, या फिर हम जो है वो टॉन्सिलिन टेस्ट चेक करते हैं या टॉन्सिलिन टेस्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, एंड्रोफिनियम जो है वो देते हैं। कैसे, सबसे पहले क्या कहते हैं, टेम्परेरी इंप्रूवमेंट ऑफ मसल्स स्ट्रेंथ। अगर किसी को मास्तीनिया ग्रेविस है, अगर मास्तीनिया ग्रेविस है तो जैसे आप इंजेक्ट करोगे एंड्रोफिनियम, तुरंत इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्लाइंट या बंदा बिल्कुल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसको मास्तीनिया ग्रेविस है। और इंजेक्ट किया, इंजेक्शन लगाया, कोई दिक्कत नहीं, वैसे की वैसे मसल्स वीकनेस है तो कह सकते हैं कि इसको मसल्स वीकनेस है, इसको प्रॉब्लम है, लेकिन मास्तीनिया ग्रेविस नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, एंड्रोफिनियम जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। क्या करते हैं, एंड्रोफिनियम इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको हम टॉन्सिलिन के नाम से जो है वो जानते हैं। जैसे इंजेक्शन दिया, मसल्स स्ट्रेंथ पे क्या इंपैक्ट आएगा, मसल्स स्ट्रेंथ अगर इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, मसल्स स्ट्रेंथ अगर हमारे पास में इंप्रूव हो जाएगी, देन उसके बाद क्या होगा, पॉसिबिलिटी है मास्तीनिया ग्रेविस की। अगर इंप्रूव नहीं है तो मसल्स वीकनेस ड्यू टू अदर रीजन, किसी और वजह से जो है वो प्रॉब्लम है, या और वजह से जो है मसल्स वीकनेस है। क्लियर हो जाएगा। टॉन्सिलिन टेस्ट एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जैसे हम ECG होता है, ECG हम कार्डियक मसल्स की एक्टिविटी देखने के लिए कहता है, ऐसे EEG होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, वो हम ब्रेन की वेव एक्टिविटी देखने के लिए करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में EMG आता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये हम बेसिकली जो है वो मसल्स के रिस्पॉन्स को या मसल्स वीकनेस को चेक करने के लिए जो है वो हम करते हैं। आप इमेज देख रहे हो, ऐसे 3 इलेक्ट्रोड्स जो है वो लगे हुए होते हैं, और ये हमारे पास में ऐसा होता है, इसको दबा के हम आगे आगे बढ़ते हैं और मसल्स की जो है वो चेक करते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। अगर मास्तीनिया ग्रेविस है, ठीक है, तो मसल्स वीकनेस हमें देखने को मिलेगी, और मसल्स की जो स्ट्रेंथ चेक करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। क्लियर। तो ये टेस्ट जो है बेसिकली किया जाता है। ठीक, अदर टेस्ट कौन कौन से करते हैं उसको भी हम ले लेते हैं। पहले हमने एंटीबॉडीज देखा, ठीक है, जिसमें हम एसिटाइल कोलिन और मस्क एंटीबॉडीज देखते हैं। सेकंड में हमने टॉन्सिलिन टेस्ट किया था।
थर्ड में हमने इलेक्ट्रोमायोग्राफी किया था। ठीक है, इसमें हमें पता चल जाएगा कि क्लाइंट को मास्थेनिया ग्रेविस है या नहीं है। इसके अलावा भी हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं उसको हम देख देते हैं। सीटी और एमआरआई ऑफ चेस्ट करते हैं। ठीक है, सीटी और एमआरआई चेस्ट क्यों? हमें देखना नहीं है कि थाइमस ग्लैंड, क्योंकि थाइमस ग्लैंड की वजह से भी मास्थेनिया ग्रेविस होता है। एग्जैक्ट रीजन नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है। टू डिटेक्ट थायोमा, टू डिटेक्ट थायोमा का मतलब हो गया है ट्यूमर इन द थाइमस ग्लैंड। और आइस पैक टेस्ट करते हैं। आइस पैक टेस्ट क्या करते हैं कि जैसे आप जो है वो आइस लगाओगे, ठीक है, देन टोइसिस वाली कंडीशन पे आइस लगाओगे तो इंप्रूवमेंट होगा, मसल्स की जो है वो इंप्रूवमेंट होगी। जैसे किसी को मास्थेनिया ग्रेविस है, ठीक है, बार बार मैं ही क्यों लूं, आप पे लेते हैं। जैसे आपको मास्थेनिया ग्रेविस है, हर चीज के लिए मैं ही कहूं कि मेरे को है, मेरे को है, मेरे को, अब आप पे लेंगे। मान लीजिए आपको मास्थेनिया ग्रेविस है, ठीक है, तो मास्थेनिया ग्रेविस है, देन उसके बाद टोइसिस हो रहा है, ये मान लो आपकी आईलेट जो है वो डिक्रीज है, आपने इस पे बर्फ की सिकाई कर दी, तो मास्थेनिया ग्रेविस बिल्कुल आईलेट जो है वो कुछ समय के लिए इंप्रूवमेंट होगा, टेम्परेरी जो है वो उस चीज से निजात मिल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसको मास्थेनिया ग्रेविस है। क्लियर है? लास्ट आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में जो है वो बात करते हैं। अब आपको बीमारी पता चल गई है कि किसकी वजह से होता है, तो ट्रीटमेंट भी आपको जो है वो पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेडिकेशन देंगे, और मेडिकेशन क्या देंगे दोस्तों, कोलिनेरेज इनहिबिटर देते हैं, यानी कि जो एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे उनके जो है वो रोकने वाली चीजें देते हैं, यानी कि इंक्रीज एसिटाइल कोलिन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, इंक्रीज एसिटाइल कोलिन को जो है वो बढ़ाने वाली चीजें देते हैं। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में पायरोडोस्टिगमन, यानी जिसको हम मेसिटोन जो है वो देते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे पास में जो रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली चीजें हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, यानी कि डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, जिससे कि प्रेडिसिलोन, ठीक है, मास्थेनिया ग्रेविस हुआ या जो भी हमारे पास में नर्व की डिजीज होती है उसमें हम प्रेडिसिलोन देते हैं। प्रेडिसिलोन का जो है वो हमारे पास में एक ही चीज ध्यान रखना, हालांकि नोट फॉर द प्रेडिसिलोन, जो भी हमारे पास में कोर्टिकोस्टेरॉइड है उनको सडनली बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि सडनली जो है वो स्टॉप नहीं करना चाहिए, सडनली स्टॉप नहीं करना चाहिए। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है, सडनली स्टॉप नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को प्रेडिसिलोन 60 mg चल रहा है, ठीक है, यानी कि किसी को जो है वो प्रेडिसिलोन कितना चल रहा है, 60 mg। अब हमें प्रेडिसिलोन नहीं चलाना है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, 60 mg से 50 mg पे लाओगे, 50 mg से 40 mg पे, 40 mg से फिर 3 दिन के बाद 30 mg पे, 30 से जो है वो 20 mg पे, 20 से 10 mg पे, 10 से फिर 5 mg पे, और फिर स्टॉप करोगे। इस तरीके से आपको स्टॉप करना है। क्लियर? नेक्स्ट हम क्या देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में एजिडोथ्रिफिन, साइक्लोस्पोरिन, ये वगैरह जो है वो देते हैं। ये कुछ मेडिकेशन है, 3 तरीके के हमने जो है मेडिकेशन पढ़ ली, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स पढ़ लिया, इम्यूनोसप्रेसेंट पढ़ लिया, और कोलिनेरेज इनहिबिटर पढ़ लिया। ये मेडिकेशन देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे। प्लाज्मा फेरेसिस कह दो या हम कहें प्लाज्मा एक्सचेंज, ठीक है, इसको जो है वो हम कहते हैं प्लाज्मा एक्सचेंज। प्लाज्मा फेरेसिस क्या है, ये एक प्रोसीजर है जिसके अंदर जैसे हमारे प्लाज्मा के अंदर जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है जो कि एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर रही है। कहें मतलब ये हमारे पास में ब्लड है, ब्लड के अंदर जो है वो ऐसी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है जो कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को डैमेज करिए, यानी कि ऑटो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ऐसे सैनिक प्रेजेंट है जो हमारी खुद की सेल्स को ही मारने वाले हैं, तो उन सैनिकों को हम अलग कर लेते हैं, यानी कि जो ऑटो एंटीबॉडीज थी उनको अलग कर लेते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस एक प्रोसेस है, ठीक है, हालांकि प्लाज्मा फेरेसिस को मैंने इम्यूनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, बुलेट सीरीज के अंदर इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी खोल के देख लीजिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। प्लाज्मा फेरेसिस जैसे हम डायलिसिस में वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकालते, वैसे ही प्लाज्मा फेरेसिस में हम कोई भी चीज जो है वो अलग निकाल सकते हैं। जैसे ब्लड वाला हमने कल पढ़ा, ठीक है ना, टॉपिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड होल ब्लड होता है, उसमें से हम प्लाज्मा अलग कर लेते हैं, पीआरबीसी अलग कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से इसमें क्या करते हैं कि जो ऑटो एंटीबॉडीज है, यानी कि जो ऑटो एंटीबॉडीज कौन सी होगी, जो कि हमारे खुद के ही टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रही है, उनको हम रिमूव कर लेते हैं ब्लड से, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। नेक्स्ट हम आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, यानी कि आईवी आईजी जो है वो दिया जाता है, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल जो भी ऑटो इम्यून डिजीज है, चाहे वो जीबीएस है, चाहे वो हमारे पास में मास्थेनिया ग्रेविस है, जितने भी हमारे पास में ऑटो इम्यून डिजीज होती है दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज में हम बेसिकली जो है वो क्या करते हैं, आईवी आईजी देते हैं।
IVIG इन द सेंस IV इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो दिया जाता है, ठीक है, ताकि टेम्परेरी जो है वो इंप्रूवमेंट हो सके, टेम्परेरी मॉडिफिकेशन इम्यून रिस्पॉन्स। हालांकि IV इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत कॉस्टली भी आते हैं और हर 4 आवरली के अंदर जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सर्जिकल में हम क्या करते हैं दोस्तों, थायमेक्टोमी इन द सेंस कि अगर हमारे पास में थाइमस ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है जिसकी वजह से मास्थेनिया ग्रेविस हो रहा है, तो उस ट्यूमर को हम रिमूव कर देते हैं, स्पेशली इफ थायमोमा इज प्रेजेंट, इसीलिए सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। बाकी मास्थेनिया ग्रेविस के लिए कोई सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि ये तो हो गया, हमने सारी चीजें देख ली। अब हम बात कर लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, आपको बताइए मास्थेनिया क्राइसिस मेन कॉम्प्लिकेशन है, तो मास्थेनिया क्राइसिस से रोकने के लिए हम मॉनिटर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स चेक करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना देखने को मिल जाए क्लाइंट में, स्पेशली देखते हैं, क्योंकि अगर और कोई चीज होगी तो अगर घंटे आधे घंटे अगर हम लेट भी हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मास्थेनिया क्राइसिस आ गया तो हमारे पास में टाइम नहीं रहेगा, पेशेंट सीधा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वॉच फॉर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के जो है वो हम साइन देखेंगे। देन उसके बाद प्रोवाइड स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो है वो डिफिकल्टी इन स्वॉवलिंग था, डिस्फेजिया था, तो डिस्फेजिया को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में देंगे एंड बार बार देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है सुबह खाना दे दिया शाम को दे दिया 2 टाइम, तो हमें ज्यादा खाना देना पड़ेगा, हम ज्यादा दे देंगे लेकिन क्वांटिटी कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई 6 रोटी सुबह खाता है, 6 रोटी शाम को खाता है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंट मील का मतलब हो गया कि आपको 12 रोटी खिलाई जाएगी लेकिन हर एक एक घंटे में एक एक रोटी खिलाई जाएगी, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंट मील, और छोटे छोटे पीसेज में दिया जाएगा ताकि एस्पिरेशन से जो है वो प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि आपको पता ही है मास्थेनिया ग्रेविस है, इसके अंदर हमारे पास में जो है वो डायफेजिया होगा, ठीक है, स्वेलिंग डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में शेड्यूल एक्टिविटी इन द मॉर्निंग के अंदर क्या एक्टिविटी रखेंगे, लेस फटिग अर्लियर इन द डे, ठीक है, यानी कि सुबह सुबह ही हम जो उसको थकाएंगे नहीं, एंड एजुकेट ऑन मेडिकेशन एडहेरेंस, ठीक है, कंटिन्यूस जो हो मेडिकेशन के लिए जो है वो तैयार करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अवॉइड इन्फेक्शन से अवॉइड करेंगे, एंड अवॉइड मेडिकेशन दैट वर्स मास्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, वो मेडिकेशन अवॉइड करेंगे जो कि मास्थेनिया ग्रेविस को जो है वो और ज्यादा इंप्रूव करती है, जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, एमिनोग्लाइकोसाइड जो है वो और ज्यादा रोस्ट करती है मास्थेनिया ग्रेविस को, ठीक है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोग्नोसिस की बात करें, ठीक है, मास्थेनिया ग्रेविस नॉट क्योर बट मोस्ट पेशेंट कैन मैनेज सिम्टम्स वेल विद द मेडिकेशन एंड थेरेपी। कंप्लीटली जरूरी नहीं है कि जैसे किसी को मास्थेनिया ग्रेविस हो गया और आपने ट्रीटमेंट दिया और उसका मास्थेनिया ग्रेविस जो है वो ठीक हो गया, जी नहीं दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है, पूरा कंप्लीटली जो है वो क्योर नहीं कर सकते, लेकिन हम मैनेज कर सकते हैं, काफी हद तक जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। विथ अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पेशेंट कैन लीड नियर नॉर्मली लाइफ, जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा, जितना अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, उतना ही जल्दी नॉर्मल लाइफ के नजदीक आप पहुंच पाओगे। सम में एक्सपीरियंस स्पॉन्टेनियस रिमेंसेंस, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस जो हो स्पॉन्टेनियस जो हो वो खत्म होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में निमोनिक्स आ जाता है मास्थेनिया ग्रेविस के सिम्टम्स के, ये एडिशनल मैंने दी है, हालांकि सारे हम साइन सिम्टम्स जो हो देख चुके हैं, लेकिन निमोनिक्स में यहाँ पे बता रहा हूं कि मास्थेनिया ग्रेविस के क्या क्या निमोनिक्स हैं, तो इसको हम वीकनेस के नाम से जानते हैं। वैसे भी वीकनेस हो रही है किसके अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर, वॉलंटरी मसल्स के अंदर वीकनेस हो रही है, और ये वीकनेस जो है वो हमारे पास में स्टैंड करता है मास्थेनिया ग्रेविस के सिम्टम्स पे। कैसे? W4 वीकनेस, और किसमें दोस्तों, प्रोक्सिमल मसल्स, या हम कहें दोस्तों किसके अंदर दोस्तों, इनवॉलंटरी मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स, ठीक है। E4 आ जाएगा हमारे पास में आईलाइट ड्रॉपिंग, जिसको बोलते हैं टोइसिस। A4 आ जाएगा दोस्तों एपनिया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहा है। क्या आ जाएगा, कीप चोकिंग, यानी कि डिस्फेजिया से हमें जो है वो प्रिवेंट करना है, चोकिंग से हमें जो है वो प्रिवेंट करना है। चोकिंग ऑलरेडी हेमनिच मैनेवर मैंने 2 दिन पहले ही कंप्लीट करवाया। एंड फॉर नो एनर्जी, फटिक होगा क्योंकि खाना पीना प्रॉपर नहीं है। E4 आ जाएगा एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स वीकनेस, डिप्लोपिया जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना, 2 चीजें दिखाई देगी। एस से आ जाएगा स्लर्ड स्पीच, और सेकंड एस से आ जाएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये हमारे पास में वीकनेस की जो है वो फुल फॉर्म होगी, या हम कह सकते हैं सिम्टम्स ऑफ
मास्थेनिया ग्रेविस, जिसको हमने वीकनेस के द्वारा जो है वो कंप्लीट किया है। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, फटाफट 5 मिनट में समरी कर देते हैं। मास्थेनिया ग्रेविस था हमारे पास में कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, जो कि हमारे पास में जो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, उसके रिसेप्टर को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास में जो वॉलंटरी मसल्स है, यानी कि जो स्केलेटल मसल्स है, वो अफेक्ट होती है। ठीक है, और ये बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके जो है वो अटैक करता है। क्लियर? देन उसके बाद में हमने पढ़ा था कि इसकी ईटियोलॉजी क्या है। तो एग्जैक्ट ईटियोलॉजी तो जो है वो हमारे पास में अननोन है। बाकी रिस्क फैक्टर हमने देखे थे, एज देखा था, फीमेल देखा था, देन अगर किसी को पहले से ऑटो इम्यून डिजीज है, फैमिली में है, तो ये सारी चीजें जो है वो अफेक्ट डालती है। फिर हमने इसके टाइप देखे थे, 4 हमारे पास में टाइप थे। एक ओकुलर मास्थेनिया ग्रेविस था, जो कि टोइसिस और डिप्लोपिया दिखाता है, आंखों पे इफेक्ट डालता है, सबसे मोस्ट कॉमन है। सेकंड था हमारे पास में दोस्तों जनरलाइज, ठीक है, जिसमें हमारे पास में पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, जनरलाइज मास्थेनिया ग्रेविस, जिसमें हमारे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर लिम्ब और ये सारी चीजें इफेक्ट होती है। तीसरा था हमारे पास में कंजेनाइटल मास्थेनिया क्राइसिस, ठीक है, जिसमें हमारे पास में जन्मजात होता है। और लास्ट था हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड कंजेनाइटल के बाद में था हमारे पास में, ये भी थोड़ा सा नियोनेटल, सॉरी, कंजेनाइटल के बाद में था हमारे पास में नियोनेटल। उसके बाद में हमने रिस्क फैक्टर पे डिस्कस किया था, क्लिनिकल फीचर देखे थे, अर्ली सिम्टम्स को देखा था, टोइसिस, डिप्लोपिया, वीकनेस वगैरह थी। लेट सिम्टम्स को हमने देखा था, जिसमें डिस्फेजिया, डिस्थेरिया, वीकनेस आर्म और रेस्पिरेटरी वीकनेस था, जिसको मास्थेनिया क्राइसिस के नाम से जो है वो जानता है। सबसे ज्यादा मेन कॉम्प्लिकेशन यही है। कॉम्प्लिकेशन के ऊपर डिस्कस किया था, सबसे ज्यादा मेन कॉम्प्लिकेशन, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन मास्थेनिया क्राइसिस है, जिसमें रेस्पिरेटरी फेलियर है, और इसी पे हमें सबसे ज्यादा जो है वो ध्यान देना है। बाकी एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, क्योंकि डिस्फेजिया हो रहा है, देन थायोमा और इम्यूनोसप्रेसेंट की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, तो डायग्नोसिस में हमारे पास में जो है वो हम ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें हम एंटीबॉडी देखते हैं, ठीक है, एसिटाइल कोलिन एंटीबॉडी एंड मैस्क एंटीबॉडी जो है वो देखते हैं। देन उसके बाद हमने टॉन्सिलिन टेस्ट पे डिस्कस किया था। देन उसके बाद में हमने ईएमजी उस के ऊपर डिस्कस किया था। देन उसके बाद में हमने जो है वो सीटी स्कैन, एमआरआई देखा था, आइस पैक देखा था। ये हमारे पास में कुछ जो है वो इन्वेस्टिगेशन थे। फिर हमने ट्रीटमेंट पे पहले हमने मेडिकेशन डिस्कस की थी, उसके बाद प्लाज्मा फेरेसिस, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड सर्जिकल, ये हमारे पास में जो थे मेडिकल मैनेजमेंट था। देन उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट पे हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमें एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना है, किस तरीके से हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से प्रिवेंट करना है, किस तरीके से जो है वो हमें इन्फेक्शन से जो है वो प्रिवेंट करना है। इन सब चीज़ों के बाद में प्रोग्नोसिस देखा था, और लास्ट में हमने जो है इसके निमोनिक्स देखे थे, किस तरीके से हमें जो है वो इसको याद रख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास मास्थेनिया ग्रेविस जो है वो हमारे पास में कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, क्लास कैसी लगी, उन सब के बारे में आप कमेंट कर सकते हो, जो चाहोगे क्लास मिलेगी। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।